उस आदमी के लिए अगर मैंने ये कहा कि आप बेशर्म हैं या आप स्पाइनलेस हैं या आप कवार्ड हैं, तो वो मुझे लगता है कि ये बड़े ही संवैधानिक शब्द हैं और बड़ी ही सभ्यता में मैं ये बात कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री सेमलेस प्राइम मिनिस्टर हैं और हैं। कोविड का टाइम था और सेकंड वेव चल रही थी और इंडिया में जो कोविड की सेकंड वेव थी उस टाइम पर 3-3 हज़ार लोग हर दिन मारे जा रहे थे। Oxygen is in such short supply in many parts of the country. With deaths hitting record highs, crematoriums are overrun. उन्हीं दिनों मोदी जी एक कैंपेन चलाते हैं कि बच्चों से वो अपील करते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स को रोकें बाहर जाने से, और उसी शाम को वो ट्वीट करते हैं कि आज मेरी रैली में इतनी बड़ी भीड़ आई है और उन सभी लोगों का धन्यवाद जो मेरी चुनावी रैली में आए। लॉकडाउन से बचाना है। But sharp criticism is being directed his way. He spent weeks attending packed election rallies बीजेपी सरकार as voters crowded in tight spaces to cast their ballots for the staggered election. And officials did little to curb a massive religious festival that's been blamed for super spreading the virus. Pressure is mounting on India's government to impose a national lockdown after the country recorded more than 20 million COVID infections. दूसरा, उस टाइम पे जो कोविड का मैनेजमेंट था वो हम सब ने देखा, और उसी टाइम पर एक दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट हैं और उनकी तालिबान में या अफगानिस्तान में तालिबान ने हत्या कर दी। Tributes have been paid to the award-winning Reuters journalist Danish Siddiqui, who was killed whilst reporting on the conflict in southern Afghanistan. He was an outstanding journalist and would be remembered as a much-loved colleague. पूरा देश देख रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट देगी, भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो कोई स्टेटमेंट देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ट्वीट तक आया और ना ही विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई टिप्पणी आई, और ना ही पूरी सरकार में से किसी मंत्री की एक टिप्पणी आई कि हमारा इतना बड़ा जर्नलिस्ट और विदेशी धरती पे मारा गया है। दानिश सिद्दीकी जो कि पुलित्जर अवार्डी थे, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट अवार्ड जो जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है वो उनको मिला था, और उनकी हत्या हुई। उनके लिए एक भी नहीं ट्वीट किया, और सबको पता था कि क्यों नहीं किया, क्योंकि वो एक मुस्लिम थे। तो उस चीज़ पे मैंने एक नॉर्मली ऐसे ही लिखा कि मोदी इज ए सेमलेस प्राइम मिनिस्टर। और उसकी अगली शाम ही मुझे कॉल आ गई कि तो मैं एक ईमेल आया है क्या, तो मैं बोला देखता हूँ मैं क्या ईमेल आया। तो मैंने देखा तो मुझे लगा ऐसे ही नॉर्मल होगा, फिर नीचे मैंने देखा कि टर्मिनेट, तो मेरा मुझे स्माइल आई जो कि मेरे लिए वो नॉर्मल ही था। तो मैंने अच्छा मुझे टर्मिनेट कर दिया। फिर मैंने नीचे देखा कि मेरे ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट उन्होंने लगाए हुए थे जिसमें मैं मोदी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। तो मैं लोग एटलीस्ट इन्होंने ये ईमानदार रहे कि इन्होंने मुझे बता दिया कि हाँ मैं मोदी के लिए ट्वीट लिखने के कारण हटाया जा रहा हूँ। इस देश के लोकतंत्र की हार ही यही है कि लोग लिखने से पहले सोच रहे हैं, पत्रकार लिखने से पहले सोच रहे हैं। तो मैं तो जागरूक हूँ, मुझे तो पता है कि किस तरह से मुझे घेरा जा सकता है। मेरे आसपास के लोगों को जेल में डाला गया है, 6-6 महीने से लोग, हमारे दोस्त अभी भी जेलों में। और प्रो गवर्नमेंट मीडिया होना भी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुराई है। एंटी पीपल है, एंटी माइनॉरिटी है, एंटी वीमेन है, एंटी शेड्यूल कास्ट, एंटी ट्राइबल्स, जो एंटी नेटिव है, तो वो बहुत गलत है कि आप एंटी स्टूडेंट्स कैसे हो सकते हो। अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रही है और आप प्रोटेस्ट के खिलाफ बोल रहे हो, आप सरकार से नहीं बोल रहे हो। अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो आप एंटी फार्मर हो जाते हो। तो ये मीडिया को समझना चाहिए कि आप प्रो हो जाइए अगर आपको पैसे कमाने भी हैं, बट आप एंटी मुस्लिम, एंटी दलित और अपने एंटी पीपल कैसे हो सकते हो। फ्री स्पीच तभी होती है जब आप 360 एंगल पे घूम सकते हो। आज मैंने केजरीवाल के खिलाफ बोला, कल मैं राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहा हूँ, परसों मैं हेमंत सोरेन के खिलाफ बोल रहा हूँ, और फिर मैं मोदी के भी खिलाफ बोल रहा हूँ, अमित शाह के खिलाफ बोल रहा हूँ। तो ये जब 360 हो जाती है तो मानते हैं कि एक फेयर एंड फ्रीडम गवर्नमेंट के पास है। लेकिन हमारे देश में इस तरह की फ्रीडम है वो 180 तक है कि वो यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगी तो आप फुल्ली फ्रीडम है आपके पास, आप राहुल गांधी के घर में घुस जाइए,
आप राहुल गांधी को फिजिकली पकड़ लीजिए, अगर आपके अंदर ताकत है तो आपको एज ए मीडिया, एज ए सिटीजन ये फ्रीडम है। आप जाके अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के पीछे लगा दीजिए अपनी मीडिया की गाड़ियां, आपको फुल फ्रीडम है। आप हेमंत सोरेन की वाइफ, बच्चे सबके पीछे लग जाइए, आप उनके कुत्तों के खिलाफ एक पूरे एपिसोड ले आइए, आपको फुल फ्रीडम है। लेकिन जैसे ही आप जब 180 के इधर आते हो, आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हेडलाइन में आप शब्द नहीं लिख सकते हो। आप यूपी गवर्नमेंट लिख दोगे लेकिन आप योगी आदित्यनाथ नहीं लिख सकते हो। आप हेडलाइन में अमित शाह नहीं लिख सकते हो, आप हेडलाइन में नरेंद्र मोदी नहीं लिख सकते हो। तो ये इस समय इससे अगर देखा जाए तो विपक्ष के खिलाफ फुल फ्रीडम है, और सरकार के अगर खिलाफ आते हो तो आपका हाल जैसे दैनिक भास्कर एक अखबार था, कोविड के समय पे उन्होंने तस्वीरें लगाई। उन्होंने कोविड की हालत के बारे में बताया, जो प्रो पीपल हुए वो एक्चुअली में उन्होंने जनता की बात दिखाई, तो उनके घर पे अगले दिन ही ईडी भेज दिया। दैनिक भास्कर अखबार ग्रुप के कई दफ्तरों पर इनकम टैक्स की दिन भर छापेमारी चली। अखबार ने पिछले दिनों सरकार के लिए कई सारी अप्रिय खबरें छापी थी। ऐसे में अब जब आज छापेमारी हुई तो सरकार की नीयत को लेकर बहुत से सवाल उठ खड़े हुए। इन्होंने द वायर के जो संपादक हैं उनके घर पे FIR कर दी, उनको परेशान करा। न्यूज क्लिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा भी नहीं है, केवल ऑनलाइन है, ऐसा भी नहीं है टीवी पे है। उनको इन्होंने बंद ही करा दिया। न्यूज क्लिक पे इतने छापे मारे कि वो अंत में बंद करना पड़ गया। तो मैंने पूछा आप दिल्ली रायट कवर किया, बोला ना। आपने किसान आंदोलन कवर किया, बोला हाँ। तो अलग अलग लोग अलग अलग सवाल उठाया, तो मैंने सारे सवाल का जवाब दिया। और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है, और पूछे ना और सवाल। We must remember that the right to express opinion and thought and ask difficult questions is the right of every citizen. Right to thought, right to privacy is the right of every citizen. So when the government, harasses press organizations, the first they do is they're telling individual citizens, look, they are being attacked, you don't talk. Into the trap of the government, any government. By and large, the role of the press is to be adversarial to the government. By and large, not promote government policies only, not be a publicity agent for the government. For that, there are PR departments. एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो जितने भी मीडिया हैं, अगर इस देश में 10 बड़े चैनल हैं तो 9 नहीं 10 के 10 प्रो बीजेपी हैं, प्रो गवर्नमेंट हैं, और प्रो मतलब वो पैसे से दलाली कर रहे हैं सिर्फ। टीवी में तो कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको आप न्यूट्रल कह दो। सरकारी भोंपू है 10 के 10। By now you've probably seen the headlines. The world's fourth richest man, Gautam Adani, who is also close to Prime Minister Narendra Modi, is trying to take over NDTV, considered one of the last few mainstream media organizations that is unafraid to criticize the Modi government. तो NDTV पूरी तरह से एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म था जो केवल खबरें ही दिखा रहा था। बस सिर्फ एक क्रिटिकल जो प्रोग्राम आता था वो रवीश कुमार का था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रैंकिंग की राजनीति पर बात जरूरी है, भारत का रैंक अच्छा हो, जिसमें वो एक जर्नलिस्ट को जो करना चाहिए कि भाई सरकार से सवाल करना, जनता की बातें करना, वो काम रवीश कुमार कर रहे थे। और पूरी मीडिया में अगर 20 एंकर उस टाइम पर अगर हम माने कि 20 एंकर पूरी टीवी मीडिया में टॉप पर थे, तो उनमें से 19 प्रो मोदी थे और एकमात्र रवीश कुमार ऐसे बचे थे जो अभी भी मोदी की भाषा नहीं बोल रहे थे और एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट की भाषा बोल रहे थे, जनता की भाषा बोल रहे थे। और उन्हें हटाने के लिए ये पूरा अडानी की तरफ से, मतलब जैसे बड़े भाई को कोई तकलीफ आ रही है तो छोटे भाई ने हेल्प कर दी, छोटे भाई को आ रही है तो बड़े भाई ने हेल्प कर दी। तो ये एक तरह से मोदी जी की चप्पल में एक छोटा सा जो कील थी उसे हटाने के लिए अडानी की तरफ से 400 करोड़ की ये डील हुई। NDTV's founders Radhika and Pranoy Roy have said that the Adani Group's move has been done without their consent. It is a hostile takeover.
मैगजीन में एक आर्टिकल आया था जिसे आतिश तसीर जी ने लिखा था, जिसका हेडलाइन था डिवाइडर इन चीफ, जो कि मोदी को लेके था। उसके बाद सरकार ने किस तरह उनकी जो सिटीजनशिप थी उसे रद्द कर दिया। In a country which prides itself on the freedom of speech and free values, should a journalist raised in India by a single mother be denied his overseas citizen of India card months after he wrote an article critical of the Prime Minister in Time magazine? मोदी को अपनी छवि की बड़ी चिंता है और अपनी छवि वो नहीं चाहते कि विदेश में, क्योंकि भारत में तो उनकी हकीकत को लोग जानते हैं, इवन उन्हें चुना ही इसलिए गया है कि वो डिवाइडर इन चीफ हैं। अगर आप देखें कि मोदी की पूरी जर्नी को देखें तो वो डिवाइडर इन चीफ ही रहे। तो डिवाइडर इन चीफ हैं तभी तो वो चीफ मिनिस्टर बने, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उस एक नॉर्मल सी बात के लिए उन्होंने उनकी सिटीजनशिप खत्म करवा दी। जबकि आतिश तसीर का ये पूरा राइट है कि वो इस देश से जुड़े हुए हैं, उनकी माँ यहाँ से जुड़ी हुई है तवलीन सिंह। तो किसी भी देश के नागरिक की आप सदस्यता कैसे रद्द कर सकते हैं जस्ट कि आपको इस देश को संभालने की जिम्मेदारी मिली है क्योंकि किसी ने आपके खिलाफ लिखा है, तो केवल इसलिए आप किसी की नागरिकता रद्द कर दे रहे हैं। आप इस देश के मालिक नहीं है ना। Atish has lived here since he was a child. Everybody knew that. And then suddenly he writes this article in Time magazine, which they put on the cover, and they called it Divider in Chief, a headline, as you probably know, that the journalist doesn't give, but that the editor does. And it was really mostly the headline and the picture of the caricature of Modi that they objected to. The Time magazine article appeared in May. That week, the Prime Minister sort of says, but this is a Pakistani who's written this. That set the trolls completely against me. All the sort of news organizations that were allied with the BJP started to attack me. By August, I'd received a letter threatening to take away my OCI. My OCI was cancelled by the Home Ministry on Twitter. Why would he not be given an ordinary tourist visa to come and see his grandmother, who is 93? And I have brought Atish up as an Indian, which he is. And I would like him, I miss him very much. And I would like him to come home. आतिश तसीर जी की अगर सिटीजनशिप रद्द करी गई, ये तो उनके लिए मुक्ति जैसी चीज़ है कि इस देश में जिस तरह का रूल चल रहा है आज, उससे वो बच गए। लेकिन आप उनके बारे में, उन जर्नलिस्ट के बारे में सोचिए जिनको इसी देश में रहना है। In India, a government decision to ban a BBC documentary on Prime Minister Narendra Modi has triggered a fierce debate on free speech. Diverse groups across India organised documentary screenings in peaceful protest, asserting their right to free speech. मोदी जी की जो नई डॉक्यूमेंट्री आई है उसकी स्क्रीनिंग होने वाली है जो बीबीसी ने बनाई है रिसेंटली। सो प्रॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि सारे गेट्स को बंद कर दो, जो भी बच्चे किसी को आने मत दो, सारी कैंटीन्स क्लोज है, हम लोग अंदर फंसे हुए थे, खाने के लिए कुछ नहीं है। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी वो दरअसल नरेंद्र मोदी का सीवी था। उसमें मोदी की जो उनकी अचीवमेंट्स हैं कि उन्होंने एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को पूरी तरह वॉइसलेस कर दिया, हजारों लोगों को जब मारा जा रहा था तो वो एकदम या तो शांत बैठे थे या वो उनकी साइड में खड़े थे जो लोग मार रहे थे। तो वो दरअसल मोदी की सीवी है और उस सीवी के बेस पे ही वो 2014 में आए। Indian tax authorities conducted what they referred to as surveys at BBC offices in Delhi and Mumbai, just weeks after the British broadcaster aired a documentary critical of Prime Minister Narendra Modi. You know, the moment Atish writes piece in the Time, you have action on OCI, you know, weeks after BBC does a documentary, you have tax surveys. So it's very clear what's happening. तो आज जब बीबीसी पे रेड मारी जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन खुद ही वो काम बंद कर देती हैं जिसके लिए बीबीसी पे कार्रवाई हुई। आज वही दैनिक भास्कर अखबार जो कोविड के समय पे सारे लोग जिसे पसंद कर रहे थे कि भाई कोविड की सारी स्टोरीज कोई और नहीं दिखा रहा, लेकिन दैनिक भास्कर उसकी ड्रोन तस्वीरें भी लगा रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं उनकी अपडेट दे रहा है, किस तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उसकी न्यूज़ दे रहा है। वही दैनिक भास्कर रेड के तुरंत बाद तुरंत जो गवर्नमेंट की जो नीति है या पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चलने लगता है।
तो ये रीड्स का काम बहुत क्लियर है। एक तो उसको दबाओ जिस पे ये कार्रवाई की जा रही है, और उसकी जो कीर्ति है वो चारों ओर फैलती है मीडिया में, और केवल मीडिया में नहीं, जब आप बोलने के लिए दैनिक भास्कर पे रीड करते हो तब आप इस देश के इंजीनियर्स को भी डरा रहे होते हो, इस देश के डॉक्टर्स को भी डरा रहे होते हो, टीचर्स को भी डरा रहे होते हो कि अगर आप भी बोलें तो आप पे भी कार्रवाई होगी। तो दैनिक भास्कर पे या बीबीसी पे जब भी कोई कार्रवाई होती है तो वो इस देश के नागरिकों पे कार्रवाई होती है। ये हमारे बोलने के जो साधन हैं, जो हमारे बोलने के उपकरण हैं, टूल्स हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने एक साहसिक काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी उसमें इनफ चीज़ें नहीं थी। नरेंद्र मोदी उससे 50 गुना बड़ा आदमी है और 50 गुना खतरनाक और 50 गुना अमानवीय है, इनह्यूमन व्यक्ति है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, साहिब उलटी रीत चलाई, वचन जाई पर कुर्सी न जाई। जाने कैसा ये खेल है, महंगा सिलेंडर तेल है, अरे महंगी हो गई रे